चलिए आज एक ऐसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट पर बात करते हैं जो ग्लोबल पावर को रीशेप कर रहा है। और हाँ, यूपीएससी की परीक्षा में ठीक इसी तरह के एनालिटिकल सवाल पूछे जाते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेड डील की कहानी नहीं है, ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत है। आइए इसे ठीक से समझते हैं। ये सवाल आज की जियोपॉलिटिक्स के दिल में है। अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त, उसका सबसे बड़ा राइवल चीन, उसके साथ हाथ क्यों मिला रहा है? सोचने वाली बात है ना? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे और ये ग्लोबल इक्वेशंस को हमेशा के लिए बदल सकता है। अच्छा, इस पूरे मामले की अहमियत समझने के लिए हमें पहले अमेरिका कनाडा के आर्थिक रिश्ते की बुनियाद को देखना होगा। ये सिर्फ एक पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड कॉन्टिनेंटल इकोनॉमी है। दशकों से ये दोनों देश एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर रहे हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 75%। ऐतिहासिक रूप से कनाडा का 75% एक्सपोर्ट अकेले यूनाइटेड स्टेट्स को जाता है। मतलब ये सिर्फ डिपेंडेंसी नहीं है, ये तो एक इकोनॉमिक लाइफलाइन है। और अब कनाडा को लग रहा है कि यही लाइफलाइन खतरे में है। तो इस बदलाव के पीछे वजह क्या है? एक शब्द में कहें तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अमेरिका की जो व्यापार नीतियां हैं वो इतनी अप्रत्याशित हो गई हैं, खासकर टैरिफ्स को लेकर, कि कनाडा को अब नए पार्टनर्स ढूंढने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये एक तरह से अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। और यहीं पर एंट्री होती है चाइना की। कनाडा और चाइना के रिश्ते में सालों के तनाव के बाद अब हम एक ड्रामेटिक रीसेट देख रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये नया समझौता क्या है और ये मुमकिन कैसे हुआ। हाँ, तो ये जो रीसेट है ये कोई रातों रात नहीं हुआ है। 2018 के डिप्लोमेटिक क्राइसिस से लेकर 2022 के भयंकर टैरिफ वॉर तक दोनों ही देशों को आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान झेलना पड़ा, और इसी आपसी दर्द ने इस सुलह का रास्ता तैयार किया। तो आखिर इस डील में है क्या? ये एक स्ट्रेटेजिक एक्सचेंज है, एक लेन देन। कनाडा चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अपना बाजार खोलता है, 100% टैरिफ को घटाकर सिर्फ 6% कर देता है, और बदले में चाइना अपने विशाल बाजार को कनाडा के किसानों के लिए खोल देता है। मतलब दोनों पक्षों को वो मिला जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन रुकिए, ये डील सिर्फ कार्स और कनोला के बारे में नहीं है। ये एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव का प्रतीक है, जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा। जीएस पेपर 2 के नजरिए से ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये बयान वेस्टर्न कैपिटल्स में एक झटके की तरह लगा। क्यों? क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फ्रेज अपने आप में अमेरिकन डोमिनेंस को एक सीधी चुनौती है। कार्नी एक तरह से कह रहे थे, खेल बदल चुका है और अमेरिका अब इस खेल का अकेला खिलाड़ी नहीं है। तो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ अमेरिका का दबदबा ना हो, बल्कि अमेरिका, चाइना, यूरोपियन यूनियन और इंडिया जैसे कई पावर सेंटर्स हों। और देश अब कठोर विचारधारा के आधार पर नहीं, बल्कि ट्रेड या क्लाइमेट चेंज जैसे स्पेसिफिक मुद्दों पर फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप्स बना रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि कनाडा जैसी मिडिल पावर्स आखिर ऐसा कर क्यों रही हैं? जवाब 2 की कॉन्सेप्ट्स में छिपा है। पहला, अलायंस फिटीग, यानी एक सुपर पावर के पीछे चलने की थकान, और दूसरा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करने की बढ़ती इच्छा। पुराने कोल्ड वॉर मॉडल को याद कीजिए। आप या तो अमेरिकन कैंप में थे या सोवियत कैंप। आज देश अपने हितों के हिसाब से चुन रहे हैं। वो सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के साथ पार्टनर हो सकते हैं और ट्रेड के लिए चाइना के साथ। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो इस शिफ्ट के पीछे के ड्राइवर्स क्या हैं? सबसे पहला तो है अमेरिका की अनप्रेडिक्टेबल फॉरेन पॉलिसी। दूसरा, अर्थव्यवस्था की कठोर सच्चाई जो विचारधारा से ऊपर होती है। तीसरा, चाइना का उदय जिसे कोई नकार नहीं सकता। और चौथा, अमेरिका चाइना की दुश्मनी में पिसने से बचने की गहरी इच्छा। तो फाइनल स्कोर क्या है? देखिए, चाइना के लिए ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। उसने ये साबित कर दिया कि वो वेस्टर्न यूनिटी को तोड़ सकता है। कनाडा के लिए ये एक जरूरी इकोनॉमिक रिलीफ है, और अमेरिका के लिए ये एक वेकअप कॉल है कि उसका सबसे करीबी सहयोगी भी अब उससे दूर जा रहा है। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इससे भारत के लिए क्या सबक हैं? कनाडा की ये जो दुविधा है वो भारत की अपनी फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस को आईना दिखाती है, और इसमें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण लेसन्स छिपे हैं। भारत भी कुछ ऐसी ही टाइट रोप पर चल रहा है। मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए हमें चाइना से अफोर्डेबल कंपोनेंट्स और इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपनी सीमाओं और नेशनल सिक्योरिटी की भी रक्षा करनी है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। भारत का अप्रोच स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है।
एक तरफ है इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी विकास के लिए चीन के साथ सेलेक्ट एरियाज में एंगेज करना, और दूसरी तरफ है सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, यानी बॉर्डर पर कोई समझौता नहीं करना। ये दिखाता है कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। तो सबसे बड़ा सबक क्या है, टेक अवे क्या है, वो ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस अब ब्लैक एंड व्हाइट का खेल नहीं रहा। अब देश सिर्फ किसी एक का पक्ष नहीं चुन रहे हैं, वो इशू बाय इशू अपने हितों को चुन रहे हैं। और अंत में यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक गोल्डन रूल, अपने उत्तरों में हमेशा इस बात पर जोर दें कि कैसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स अब जियोपॉलिटिकल डिसीजंस को ड्राइव कर रहे हैं। विचारधारा का दौर अब खत्म हो रहा है, ये इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म का युग है।